बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और एक खुशाइन खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा से आगाज़ होने के लिए जा रहा है। जो मुलतवी शुदा मैचेस हैं वो 17 मई से स्केड्यूल कर दिए गए हैं। इब्तदाई मरहले में पिंडी में मैचेस खेले जाएंगे, फिर ये PSL जो है ये लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। साथ साथ जो है मेंटोर्स को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और इसके अलावा माइक हैसन को जो है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं उनको जो है वाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। PSL सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, कौशल मेंडिस की बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। लीग फिर वहां से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। माइक हैसन कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। माइक हैसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक हेड कोच आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। जाती कमिटमेंट्स और जिम्मेदारियों की वजह से मेंटोर का ओहदा रखना मुश्किल था। मैंने मुनासिब समझा कि ओहदे से अलग हो जाऊं। शोएब मलिक की मेंटोर की हैसियत से इस्तीफे की तस्दीक। विराट कोहली को एक शानदार करियर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। टेस्ट क्रिकेट आपकी और आपके मुकाबले के जज्बे की कमी को महसूस करेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि शोएब मलिक ने जो मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया और जिस तरह बाकी हैपनिंग्स हुई हैं वो मैंने आपको प्राइम की इब्तिदा में बता दी। कल हमने जो शो किया था उसमें हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कल हमने उनसे बात की थी कुछ ये जो मौजूदा हालात चले हैं उनके हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। और आज मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के इंतहाई चंद आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में से एक हैं। बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, बुलंद गुफ्तगू करते हैं और सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आज इनको अपने शो में लिया है कि टेक्निकल बात भी करते हैं और इनका ताल्लुक कश्मीर से भी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम। इससे पहले कि जरा मैं क्रिकेट पे के हवाले से आपसे बात करूं, बतौर कश्मीरी आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान ने सब जो कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, इंडिया को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। क्विकली जरा इस पे बताएं, फिर मैं क्रिकेट पर आता हूं। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक नहायत ही अफसोसनाक जो हरकत थी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है कि एक रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना और कवर्ड उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान के जो मासूम शहरी थे, मासूम बच्चे थे और सिविलियन लोग थे, अनआर्म्ड पीपल थे, वो उसमें काफी तादाद में शहीद हुए। जबकि पाकिस्तान बगैर किसी वजह के उन्होंने पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी थी और पाकिस्तान की जो नेशनलिटी थी उसको चैलेंज उन्होंने किया और मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई भी मकसद कोई बनता था। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो मेरा ख्याल है कि अब उनको अपने इस फैसले पे पशेमानी होगी, क्योंकि ज्यादा नुकसान इंडिया के होगा। आप देखिए, IPL एक बहुत बड़ी लीग थी, सारी की सारी लीग डिस्कनेक्ट हो गई और उसको पोस्टपोन करना पड़ा और फिर उसको मंसूख करना पड़ा, प्लेयर्स को वापस जाना पड़ा। फिर जिस तरीके से उनके जो उधमपुर जो एयरबेस था उसको तब तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनके काफी सेंटर्स थे उनको तबाह कर दिया गया। तो एक लंबे समय तक मेरा ख्याल है कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से मिल गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इंडिया दोबारा कोई इस तरह की कोई बुज़दिलाना कोशिश करेगा पाकिस्तान पर अटैक की। तो जितना भी पाकिस्तानी फोर्सेस है, एयर फोर्स है, पाकिस्तान की जो बरी और बैरी फोर्स है, उनको जितना ज्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, उतना ही कम है। इतना कम है। बिल्कुल सही है। क्रिकेट पे भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब्दुल रऊफ का ताल्लुक कश्मीर मुद्दे पे भी बात करना बड़ा जरूरी था कि कश्मीरी लोग जो है इस हवाले से क्या सोचते हैं। इस समय लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से कश्मीर के हवाले से कि जिस तरह भारत ने दरअंदाजी की, और अब थोड़ी सी बात करेंगे हम जनाब क्रिकेट के हवाले से। अब्दुल रऊफ, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि जो ये मेंटोर्स का जो सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया है, ये बिल्कुल फेल प्रोजेक्ट है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लाखों रुपए की सैलरी दे रहे हैं और इसके कोई असरात जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अब क्रिकेट बोर्ड ने जो इन मेंटोर्स को फारिग किया। आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को अब गलती का एहसास हुआ है या पहले उन्होंने गलती की है कि जिसका उनको इदराक हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ना कोई अभी एहसास हुआ ना पहले कोई गलती इन्होंने की है। ये जानबूझकर किए जाते हैं इस तरह के फैसले, और बाद जो अपने करीबी लोग होते हैं ओब्लाइज करने की कोशिश की जाती है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ऐसे पहले भी बेशुमार लोग यहाँ पे ओब्लाइज होते हैं, क्योंकि इसमें धंधा इस तरीके एडवर्टाइज इस तरह की कोई भी जॉब, उसमें एक सर्टेन एजुकेशन होती है जो पूरी दुनिया में इदारे रन होते हैं, उनमें एक सर्टेन एजुकेशन रखी जाती है कि भाई अगर इस एजुकेशन को आप फुलफिल करेंगे तो फिर आपको ये ओहदा दिया जाएगा। यहाँ पर ना कोई एजुकेशन है ना कोई सिस्टम है। वहां पर जो जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिस तरह माइट इज राइट का जो लॉ है वो एग्जिस्ट होता है। जो इनके फेवरेट होते हैं, जो इनके पपेट्स होते हैं, उनको ओब्लाइज कर दिया जाता है, और फिर 6 महीने और 1 साल के बाद इनको पता चलता है कि वो काम नहीं कर रहे। हालांकि इनको पहले दिन से ही पता था कि ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास प्लेयर्स, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या उसको कहते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किसी का काम किया ना काज किया ये, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो इसका मतलब है कि इनको ये हर काम करते हैं, इनको ना ये कोचिंग छोड़ते हैं, ना मैनेजमेंट छोड़ते हैं, ना ये टीवी छोड़ते हैं, ना ये मीडिया छोड़ते हैं, ना कोई और काम छोड़ते हैं, मगर काम एक भी इनको सही तरीके से नहीं आता है। तो फिर इनको बार बार ओब्लाइज किया जाता है, बावजूद इसके कि इनके 5-5, 6-6 फेलियर होते हैं इस चीज में। मगर उसके बावजूद अगर इसको ओब्लाइज किया जाए तो इसका मतलब है कि ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है। और अगर यही पैसा अगर आप नीचे ग्रास रूट लेवल पर लगा दें, या क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने पर लगा दें, या क्रिकेट डेवलपमेंट पर लगा दें, तो आपके पास जो आपकी पाकिस्तान टीम की मौजूदा हालत है वो बहुत बेहतर हो सकती है। आपके पास नया टैलेंट भी आ सकता है, आपकी क्रिकेट भी ग्रूम हो सकती है, और आप बेहतर फैसिलिटीज भी, जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के बेताशा यंगस्टर्स हैं, उनको आप फराहम कर सकते हैं। मगर अफसोस है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिश्वत और वो जो स्पार्शी कल्चर है वही चलता है। ठीक है, क्या वजह समझते हैं? अभी शोएब मलिक ने एक टीवी इंटरव्यू में भी जब कहा था, जब वो एक चैनल पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त मैं यहाँ बैठ के बता नहीं सकता हूँ, हम लोग का जो है वो जो काम कर रहे हैं उसके असरात 2 महीने में नजर आएंगे। और अचानक हम देखते हैं कि शोएब मलिक जो है वो मेंटरशिप छोड़ के चले जाते हैं, तो वो जो काम कर रहे थे उनका भी नहीं पता चला वो क्या काम कर रहे थे, किस काम की तनख्वाह ले रहे थे वो भी नहीं पता चला, वो जो हिसाब दे रहे थे कि मुझे जो है वो 41 लाख रुपए मिलते हैं उसका भी नहीं पता चला कि किस मद में जो है वो इनको 41 लाख रुपए मिलते रहे या दूसरे मेंटर्स को मिलते रहे। ये इन तमाम चीज़ों की आपको लगता है कि अब जो है जिस तरह मुल्क जिन मामलात की तरफ, जिन हालात की तरफ चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई इस किस्म के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, और जब लिए जाते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसकी ना तो अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ना कभी पहले हुई है और ना कभी आगे होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई सिस्टम और इरादा जब बिल्कुल अपनी वो अफादियत हो चुका हो, उसमें कोई मॉरलिटी ना हो, उसमें कोई जस्टिस सिस्टम ना हो, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर इसी तरीके से उसको रन किया जाता है कि जो माइट इज राइट वहां पे एग्जिस्ट होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो स्पार्शी होते हैं, जो करीब होते हैं, जो उनकी लॉबी के लोग होते हैं, उनको वहां पे एडजस्ट किया जाता है। तो जब तक ये धंधा खत्म नहीं होगा तो इसी तरीके के लोग आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, और वो ना किसी काम के या ना वो किसी काज के, ना वो कोई बेटरमेंट कर सकते हैं, और ना उनमें कोई विजन है, ना उनमें कोई एजुकेशन है। जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगी, आपका सोच मुस्बत हो नहीं सकती। जब तक आपकी सोच बेहतर नहीं होगी, आपके अंदर कोई अच्छा विजन नहीं आएगा। विजन नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप नहीं बना सकते। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आपको नजर आती है अपने मुफादात के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स और एजेंडाज के लिए, और उससे डैमेज होती जा रही है। और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहा है, आपका सारा ग्रास रूट, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। जो लेवल है वो डाउन हो चुका है। क्या वो करना चाहते हैं, ठीक है, आगे लेके एक प्रॉपर इदारा बनाने में, इसको फंक्शन करने में, यहाँ पर मेरिटोक्रेसी लाने में, या वो इसी तरीके से इस सिस्टम को वो चलाना चाह रहे हैं।
ठीक है, इस चैंपियंस कप नाम से जो टूर्नामेंट शुरू किया था, इसका कोई फायदा आपको नजर आया? क्योंकि हमने देखा कि टीम जो थी वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी और वनडे टूर्नामेंट इन्होंने करा दिया। कोई ना प्लानिंग नजर आई है, ना कोई विजन नजर आया है, ना कोई चीज़ नजर आई है कि जनाब इससे कोई ऐसे प्लेयर सामने आएंगे, ना इसके कोई हमें असरात नजर आए। आपने मेंटोर्स लगाए, वो फेल हुए, फिर जो हेड कोचेस थे वो कहाँ हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा वो नजर नहीं आ रहा। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा जो है ना वो गड़बड़ घोटाला सा मचा दिया क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए, जो आपका हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठा है कोई आदमी है, उसको ग्रिप होनी चाहिए, उसको 25-30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको एक एक जो मैटर है जो नीचे से लेकर ऊपर तक उसके ऊपर उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, फिर जाकर आप इस सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है वो क्या कर रहा है, आपको ये भी नहीं पता आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक क्या गुल खिला रहा है, पता कि जो आपका मेंटोर का हेड है वो क्या गुल खिला रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि आपके अंदर जो सारे जो लॉजिस्टिक के मामला है वो किस तरीके से तय हो रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं ना आप कोच लगा सकते हैं। आप देखेंगे ये जो चैंपियंस कप आपने करवाया था जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो ये जो चैंपियन कप या रेक्टेंगुलर कप होता है, ये जो होता है कि आपका पहले फर्स्ट क्लास सीजन हो, फिर पूरे का फर्स्ट मैचेस, उसके बाद जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं 40-50-60 प्लेयर्स हैं टॉप के, उनका पोल बनाया जाए, वहां से 5-6 टीमें बनाई जाए और फिर जो मेरिट पर आता है उनके बाद कंपटीशन करवाया जाए कि चैंपियंस कप करवाया जाए और रेक्टेंगुलर कप करवाया जाए। जब आपने चैंपियंस कप अनाउंस किया तो आपने उस वक्त ना फर्स्ट क्लास आपके पास टूर्नामेंट था, ना आपके प्लेयर का कोई डाटा था, ना आपकी परफॉर्मेंस का पता था, आपने उनको ऑब्लाइज कर दिया, उनको टीमें बना के दी और फिर वो इसी तरीके से वो खत्म हो गया। आगे T20 आना था, आपने वनडे टूर्नामेंट वो करवा दिया। तो इस तरीके से ये आगे सिस्टम हल होने वाला नहीं, नहीं चलने वाला। आगे भी इसी तरह के ब्लंडर होंगे, जिस तरह अंडर 16 में ब्लंडर्स कर रहे हैं, कोचिंग के मामला में ब्लंडर्स हो रहे हैं, जिस तरह ग्राउंड के मामला में हो रहे हैं, जिस तरह बॉल्स के मामला में हो रहे हैं, जिस तरह मैच जो ऑफिशियल्स हैं उनके मामला में हो रहे हैं। अभी देखिए आपके सामने वो मुल्तान से शुएब मकसूद बेचारा चीखता रहा कि यहाँ पे लाहौर से कोच जैसे जो आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक है तो उसने लगा के भेजा उधर मुल्तान में, तो वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो जो टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने मुल्तान के लिए एक लंबे अरसे तक सर्व किया हुआ था, जो टॉप प्लेयर हैं, जो वहाँ के हीरोज हैं, उनको उसने साइड लाइन पे किया और जो नए लड़के हैं उनको उसने चांस दिया और सारे का सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, मगर उसकी भी किसी ने आवाज नहीं सुनी। तो इस तरीके से ये एक नहीं है, बेशुमार पार्ट्स हैं और वो मेरा नहीं ख्याल कि आगे कोई मुझे फ्यूचर में नजर आ रहे हैं कि वो दूर होंगे। ठीक है, मुल्तान का आपने जिक्र कर दिया और मुझे याद है कि जब पेंटेंगुलर टूर्नामेंट खेला जाता था, पाकिस्तान कप के नाम से खेला जाता था, आप मुल्तान को लीड करते थे और आपकी टीम में सईद अनवर जूनियर, शब्बीर अहमद जैसे प्लेयर होते थे। फिर वहीं से हमने देखा नवीद यासिन निकल के सामने आया, रमीज़ अजीज़ जैसा प्लेयर सामने आया, आमिर यामीन जैसा प्लेयर निकल के सामने आया। तो आपने प्लेयर डेवलपमेंट पर भी काम किया। फिर इसके अलावा मुझे याद है कि बलूचिस्तान के भी प्लेयर जो है वो आपकी शुएब खान वगैरह आपकी टीम से खेलते रहे। लेकिन अब हमने देखा ये जो चैंपियंस कप इन्होंने कराया, इसमें वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नजर नहीं आई है कि जो मुल्तान और बलूचिस्तान की भी एक टीम बनती थी तो वो सिंध को, वो पंजाब को, जो वो केपी को जो टफ टाइम देती थी। देखिए ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा टाइम इस पे लगता है, मगर इस पे थोड़ा जब आपके पास प्लेयर्स आते हैं, टॉप क्लास प्लेयर्स आते हैं, फिर वो थोड़ा अर्सा आपको सर्व करते हैं नेशनल लेवल पर और आपकी नेशनल टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो ये तरीका इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इनको तो पता ही नहीं है क्या करना है। एक दिन पहले डेट्स चेंज कर देते हैं, 2 दिन के पहले वेन्यू चेंज कर देते हैं, एक दिन पहले आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है और इससे पहले HEC के ट्रायल्स होते हैं एक दिन पहले कि कौन सी टीम बनानी है। फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप पता नहीं कौन कौन से आप सारी चीजें चेंज कर देते हैं। फिर एक मैच अंडर 19 का आप खिलाते हैं तो आप पूरा टूर्नामेंट पोस्टपोन कर देते हैं। वुमेन का एक डोमेस्टिक का इवेंट होता है, एक मैच होता है, आप पोस्टपोन कर देते हैं। इसी तरह अंडर 13 अंडर 16 में आपको तो ये तक नहीं पता कि अंडर 16 या अंडर 15 या अंडर 14 के बच्चे हैं, उनको पहले सिस्टम में तो लाएं भाई, जो उनमें टैलेंट है, जो उनके अंदर एबिलिटी है, उसको तो पहले ग्रोम करें, उसको तो पहले रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद फिर उनको अपने सिस्टम में लाएं, फिर उनकी फिटनेस पे काम करें। आपने उनके लिए फिटनेस क्राइटेरिया रख दिया था जी कि जो फिटनेस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसकी सिलेक्शन होगी, और चाहे जिसके पास कितनी भी अथॉरिटी हो, जो प्लेयर को कितना भी अच्छा अगर फिटनेस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको 1 महीने के बाद समझ आई, किसी ने बताया कि भाई ये बहुत ही बड़ा प्लेयर कर रहे हैं, तो फिर आपने वो सारा सिस्टम चेंज किया। तो इस तरह नहीं होता। उस दौर में आप प्रॉपर आपका डिविजनल सिस्टम होता था, बलूचिस्तान की भी टीम थी, मुल्तान की भी टीम थी, जो आपका गवर्निंग बोर्ड था वो बहुत पावरफुल होता था और उसमें सारे फैसले होते थे, फिर पूरा साल क्रिकेट चलती थी।
डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चलती थी, आपकी लोकल क्लब क्रिकेट चलती थी, फिर आपकी रीजनल क्रिकेट चलती थी, फिर वहां से पेटेंगुलर में लड़के आते थे और बड़ा अच्छा एक बैलेंस था। फिर सारे टॉप के प्लेयर उस पेटेंगुलर कप में हिस्सा लेते थे, लंबे मैचेस होते थे, तो वहां पे प्लेयर को सीखने का मौका मिलता था, उनको एक दूसरे के साथ जेल होने का मौका मिलता था और उनको पता था कि मुख्तलिफ कंडीशन में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक बड़ा लॉट आ जाती थी प्लेयर्स का। तो वो सारे का सारा सिस्टम इन्होंने रोल बैक कर दिया और अब इनको पता ही नहीं है कि आगे सिस्टम को बेहतर कैसे करना है। अच्छा, मैं कोचेस पर आता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा क्विकली आपका इनपुट चाहिए होगा कि अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जब से रीजनल क्रिकेट आई है, जब से जो है डेबेकल शुरू हुआ है, आप समझते हैं कि रीजनल क्रिकेट से बेहतर एसोसिएशन क्रिकेट है कि एसोसिएशन क्रिकेट पे फोकस करें तो आपके पास ज़्यादा प्लेयर का पूल भी बढ़ेगा, प्लेयर को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और टैलेंट भी ज़्यादा सामने आएगा? देखिए, बात ये है कि आप किसी ना किसी सिस्टम पे आपको करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। कभी आप बिजनेस कर देते हैं, कभी आप लीडरशिप कर देते हैं, कभी आप डिपार्टमेंट्स को इन करते हैं, कभी डिपार्टमेंट्स को आउट आप कर देते हैं, कभी आप डिविजनल सिस्टम का सारा ढांचा खत्म कर देते हैं, कभी आप अडाक लगा देते हैं। जब रीजन बनाते हैं तो उन पे आप अडाक लगा के सिस्टम चला रहे होते हैं जहां से आपको एक्सपेक्ट होता है कि हमें वोट वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप, तो इसका मतलब है कि आप क्लब लेवल तक में डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, वहां से आपको ये वोट लेने के लिए आप वहां पे डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं और बच्चों को आप सिलेक्ट नहीं करते, उनको आप फैसिलिटेट नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसी तरीके से सिलेक्शन होती है, एक धंधा लगे चल रहा है पूरा का पूरा, एक माफिया की नजर हुआ पूरे का पूरा सिस्टम। तो अब आपको इसको एक चीज, आपको जो आपका डिविजनल सिस्टम था वो भी बेस्ट था, आप उसको कंटिन्यू उसको करने देना चाहिए था। अगर उसके बाद फिर आपका रीजनल सिस्टम आया तो वो भी बेहतरीन था, आपको कम से कम उसको भी 10-15 साल उसको देने चाहिए थे। आप देखें कि बाकी जो कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया का सिस्टम है वो कोई 50 या 100 साल पुराना और उसी तरीके से वो चल रहा है। थोड़ी सी उस पर बेटरमेंट होती है, जो चीजें उसमें जो फ्लॉज होते हैं उनको कवर अप करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो चेयरमैन आता है जो अपनी टीम पे क्या है, ना आगे पता होता ना पीछे का सारा ढांचे चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर पूरा 2 साल रुकते हैं, पूरा सिस्टम का बेड़ा गर्क करते हैं और तो उनसे कोई चीज सही नहीं हो रही होती है और उसके बाद फिर वो उसी सिस्टम को उखाड़ पिछाड़ करके उसको चले जाते हैं। तो फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो परेशान होते हैं और उसका सारे का सारा जो है नजला गिरता है वो पाकिस्तान की टीम पे गिरता है कि वहां पे आपको रिप्लेसमेंट प्लान ही नहीं होता, ना आपके पास प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि नीचे से आपका सिस्टम बिल्कुल ही वो उखाड़ पिछाड़ का शिकार होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्रिकेट बोर्ड में जो ये फॉर्मल प्लेयर्स का कुछ मखसूस प्लेयर्स हैं जिनके म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है, हम देखते हैं एक प्लेयर है, पहले वो मेंटोर होता है, अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हेड कोच, प्रूवन फेलियर हेड कोच आकिब जावेद को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर अब्दुल रऊफ जैसे क्रिकेटर कहाँ जाएंगे, शोएब मोहम्मद जैसे क्रिकेटर कहाँ जाएंगे, आमिर मलिक जैसे क्रिकेटर कहाँ जाएंगे, जो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए लेकिन अब तक उनको उस तरह से मौके नहीं मिले कि जिस तरह वो डिजर्व करते हैं। तो ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम है, अभी भी बात की जा रही है कि जी मिसबा की जिम्मेदारियां जो तब्दील कर दी जाएंगी, सरफराज को जो कोई और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, इस म्यूजिकल चेयर के गेम के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक टोला है, ऐसा लगता है, सरफराज तो शायद पहली मरतबा आ रहे हैं, लेकिन एक टोला है जो लगता है कि मुसलसल जो है मुख्तलिफ चेयर्स पर काबिज है। देखिए, बेसिकली एक माफिया है, एक माफिया, और इससे आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। जो इस माफिया को ब्रेक करना नामुमकिन तरीन काम है। कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी सिस्टम आएगा तो ये माफिया ब्रेक होगा, अदरवाइज यही लोग आपको मुख्तलिफ चेहरे बदल के मुख्तलिफ सीटों पे आते नजर आएंगे। और अगर आप इनको दोबारा ऑब्लाइज भी करते हैं तो मेरा तो एक ही आपसे क्वेश्चन करता है कि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस तो मुझे बताएं, 5-10 साल 5-5 साल ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जो भी चेयरमैन आता है उसको बेवकूफ बनाते हैं और फिर बताते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई मेरिट है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसपे काम कर सके। मैंने इन सबके साथ काम भी किया हुआ है, इनको देखा भी। इनकी बेसिक एजुकेशन है ही नहीं कि ये कोचिंग कर सके या मैनेजमेंट का कोई काम कर सके। मैनेजमेंट के लिए तो खैर आपके पास एमबीए की या इस तरह की एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए, उसको तो ये सोच भी नहीं सकते। मगर कोचिंग के लिए भी इनको जो बेसिक बायोमैकेनिक्स है या जो बेसिक साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स की या जो स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट है या प्लेयर्स की जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में उसका हाव नाव कुछ भी नहीं है इनके पास। और ये बस अपना वो बेवकूफ जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वहां पर लग जाते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए इतना मैचेस खेले, हमें कोच बनाओ। और तो मैंने इन सबके साथ काम किया, इनको बेसिक सिस्टम का पता ही नहीं है। ये जब आए हैं इन्होंने सारे प्लेयर्स का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि जब तक आपको जो बेसिक नॉलेज है स्पोर्ट्स साइंसेज का आपके पास वो नहीं होगा, आप कोचिंग कर ही नहीं सकते। इन्होंने इतने प्लेयर्स का कैरियर है वो तबाह कर चुके हैं। और अभी भी मैं हैरान हूं कि वो कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर का वो डायरेक्टर बन जाता है, कोई पाकिस्तान टीम का कोच लग जाता है, कोई पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच लग जाता है, कोई बैटिंग कोच, कोई नेशनल अकेडमी में बैठा हुआ है और मुसलसल ये पिछले 15-16 साल से अपनी बातों से ये बेवकूफ बना रहे हैं
और कोई इनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फाइंड इनकी, ना कोई डेवलपमेंट का वर्क इन्होंने किया है और ना ये कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक माफिया है, एक लॉबी है इनकी, और ये जो लाहौर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक लॉबी इनकी बनाते हैं और उनको अपॉइंट कर देते हैं। एक सीट पे इनका फेलियर होता है, दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी पे फेलियर होता है, तीसरी पे चले जाते हैं, तीसरी से फेलियर होता है, वापस पहली पे आ जाते हैं, फिर इस तरह एक म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। तो ये आगे भी मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब्दुल रऊफ, ये माइक हैसन की तकरीरी के हवाले से क्या कहेंगे कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, अब उनको वाइट बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, किंग्स 11 पंजाब को भी वो हेड कोच कर चुके हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी हेड कोच रहे, राजस्थान रॉयल के भी डायरेक्टर ऑपरेशन क्रिकेट रहे। माइक हैसन की तकरीरी आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि जो है हम देख रहे थे कि जिस तरह हम फॉरेन कोचेस के साथ करते हैं या फॉरेन कोचेस हमारे साथ करते हैं, तो फॉरेन कोचेस का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है कि क्या ये बेनिफिशियल रहेगा पाकिस्तान के लिए? और माइक हैसन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फॉरेन कोच रहा तो वो बॉब वुलमर रहा, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैप्टन जो उस वक्त के थे इंजमाम उल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बन चुकी थी, और वो ज्यादातर जो मामला थे उसमें इंटरफेयर करते नहीं थे इंजमाम। उनकी जो सक्सेस का जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि वो मामला में इंटरफेयर नहीं करते थे। इंजमाम उल हक बहुत ज्यादा पावरफुल कैप्टन थे और वो उनको डिक्टेट करते थे, और उनको पाकिस्तान के सिस्टम की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी, इस वजह से वो सरवाइव कर गए। उसके बाद अगर बाकी देखें तो उनमें से आप जेफ लासन देखें, मैंने उनके साथ काम किया, बल्कि उन्होंने भी पाकिस्तान टीम में मुझे लेकर आए थे। तो जब तक मैं बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबल वहां पे था, बड़े अच्छे तरीके से क्लीनली वो लीड करते रहे। कोच भी अच्छे थे, पढ़े लिखे सेंसेबल आदमी थे, मगर उनको जिस तरीके से आपने ये देखा कि जैसन गिलेस्पी ने और गैरी ने बयान दिया कि ये कुछ क्लाउन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पीछे आपके जो खंजर घूमते हैं कमर में, आपके पीछे साजिशें करते हैं। उस वक्त भी जो हमारे कोच थे जेफ लासन, उनके खिलाफ भी इसी क्लाउन्स के इसी ग्रुप ने साजिश की थी और उनको साइड लाइन किया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक मुसलसल एक गहरी दलदल में फंसती चली गई। आपको पता है कि उसके बाद यूनुस खान का स्कैंडल हुआ, जब उनके खिलाफ हलफ उठाया गया, उनको कैप्टनसी से फारिग करवाया गया, श्रीलंका में सीरीज हरवाई गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बदनामी जमाना सिडनी टेस्ट मैच का स्कैंडल हुआ। फिर उसी सन में 2010 में इंग्लैंड में एक और बदनामी जमाना क्रिकेट करप्शन का, मैच फिक्सिंग का बदतरीन स्कैंडल हुआ, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया था। तो ये जेफ लासन को निकालने के बाद ये एक क्लाउन्स का टोला था, ये सारे उसके कारनामे थे। तो क्या ये सर क्या ये मोहसिन नकवी साहब को नजर नहीं आ रहे हैं कि प्रूवन फेलियर को वो बार बार लेकर आ रहे हैं, कि वही चेहरे घूम फिर कर आ रहे हैं कि जिसके गिलेस्पी ने भी बोला क्लाउन है, जो भी कोच जाता है, मिकी आर्थर ने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की कि ग्रुपिंग करते हैं टीम में। फिर इसके अलावा मुझे याद है कि उस वक्त वॉटमोर ने भी कहा था कि ये टीम जो है ड्रेसिंग रूम के अंदर कराची लाहौर में बटी हुई नजर आती है। देखिए, एक चीज ये है कि जो आपने ये बात है ठीक है, जो फॉरेन कोचेस, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बात नहीं की और जो बातें की हैं वो टू द पॉइंट हैं। जिस तरह जैसन गिलेस्पी ने किया, गैरी क्रिस्टन तो बहुत ही शरीफ आदमी थे, वेरी वेल एजुकेटेड थे और हाईली रिकमेंडेड आदमी थे। उनकी तो पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है एज ए कोच, बल्कि आगे वो कोचेस को एजुकेट करते हैं। तो उनका जाना पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक था। मगर माइकल जो हैसन की बात की, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल कोच रहे हैं। 2012 से लेकर 2019 तक न्यूजीलैंड की टीम की वो कोचिंग करते रहे हैं। और उसके बाद जो इनका थोड़ा सा इख्तलाफ अर्लियान हुआ था रॉस टेलर के साथ, जब रॉस टेलर को कैप्टनसी दी गई थी न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने उनको साइडलाइन करके मैकमिलन को कैप्टन बनाया था और एक बड़ा एक रेवोल्यूशनरी उन्होंने स्टेप लिया था। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट उसने काफी एक वो कि इनका जो सक्सेस रेशियो 50-50 और तो क्या हैसन आपको लगता है पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की डायनेमिक्स को तब्दील कर देंगे माइक हैसन? देखिए, वो कोशिश तो करेंगे, मगर आप देखें कि वो पाकिस्तान के जो मामला था उसमें किस हद तक वो एडजस्ट हो सकते हैं, उनको कितनी पावर दी जाती है, उनका जो प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन किस लेवल का होता है, क्या जो वो प्लेयर कहते हैं उनको पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर्स दिए जाएंगे, कैप्टन के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। जो सबसे जो बेसिक चीज एज एक सक्सेसफुल कोच के लिए चाहिए होती है, वो कैप्टन के साथ एक बहुत ही 100% की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है आपकी सक्सेस रेट में। अगर कैप्टन के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको मुझे ब्रेक लेना है क्विकली। मुझे कैप्टन का आपने जिक्र किया, क्या सलमान आगा को आपको लगता है कंटिन्यू करेंगे? शादाब की बात हो रही है, या फिर जो वनडे में रिजवान को आपको लगता है कि कंटिन्यू करेंगे? माइक हैसन क्विकली बता दें 10 सेकंड में। देखिए, ये 10 सेकंड का नहीं है, आप ब्रेक के बाद वापस आ जाए तो मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास टाइम कम होगा, ब्रेक के बाद इतना टाइम बचेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बता दें जल्दी से 10-15 सेकंड में।
देखिए मेरा ख्याल है कि कंटिन्यू तो जो उनके व्हाइट बॉल का कैप्टन है उसके साथ करना चाहिए, और उनको ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो नहीं करने चाहिए। ठीक है। और अगर वो जो फेलियर है, जो आपके जो इन प्लेयर्स का आपने नाम लिया उनका फेलियर भी देखना पड़ेगा कि पिछले 3-4 साल में वो पाकिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। अगर वो परफॉर्मेंसेज को सामने रख के बात करेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा, मगर अगर उनको उनकी परफॉर्मेंस को अंडर द कारपेट डाल के उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने एक जिद की कि भाई मुझे ये हर सूरत में प्लेयर चाहिए एज ए कैप्टन या फलाने रोल में, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। और जनाब, हम बार बार बात करते हैं कि जी स्पोर्ट्स में हम अब पूरे पाकिस्तान से जो खेलों की खबरों को शामिल करते हैं। बलूचिस्तान इन दिनों स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है। इससे पहले भी हमने बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो आप तक खबरें पहुँचाएंगे किस तरह वहाँ पर स्पोर्ट्स खेली जा रही है। और अब एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया बलूचिस्तान विमेन सुपर लीग के सिलसिले में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की विमेन टीम में नाहिदा बीबी नाम की ओपनर थी कि जो बलूचिस्तान से आई और मजीद टैलेंट की तलाश जारी है, इसलिए मैच खेला गया। इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बोलान क्रिकेट ग्राउंड क्वेटा कैंट में बलूचिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के तहत खवातीन क्रिकेट का नुमाइशी मैच बलूचिस्तान 11 और क्वेटा 11 की टीमों के दरमियान खेला गया। क्वेटा 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 77 रन का हदफ दिया, जबकि बलूचिस्तान 11 की टीम ने 6 ओवर्स में ही 80 रन बनाकर मुकर्ररा हदफ मुकम्मल कर लिया। बलूचिस्तान 11 की टीम की ओपनर जन्नत राशिद ने 26 बालों में 51 रन बनाकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नुमाइशी मैच में खेलने वाले खवातीन क्रिकेटर्स ने मैच के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि खेल के मैदान में लड़कियां भी किसी से कम नहीं। हमारे बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम BSL हो रहा है, तो हम इसमें अपने को प्रूफ करना चाह रहे हैं, इसमें हम अपना 100% दे रहे हैं। सो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश यही है कि हम अपने बलूचिस्तान का नाम रोशन करें। सबसे पहले बात, हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत एंजॉय किया हमने इस मैच में, और हमें इस तरह मैचेस देते रहें, नाइट मैचेस हो या इवनिंग मैचेस हो, हमें ये मैचेस देना चाहिए। हमें ऐसे माहौल में खेलने का मौका मिला और इंशाल्लाह आगे भी हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मैचेस देंगे और हमें आगे पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मौका मिलेगा। नुमाइशी मैच में आई खवातीन का कहना था सूबे में वुमेन क्रिकेट मैच का इनेकाद एहसान इक़दाम है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कोई अवेल करेगा, और ये कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिकेट मैच करके, और अगर पाकिस्तान में होती ही कम मैचेस है क्रिकेट की, स्पेशली वुमेन की, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन कोई लड़कों से कम नहीं है, और अगर वुमेंस की स्पोर्ट्स मैचेस ज़्यादा होंगी तो इस तरह पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा, स्पेशली बलूचिस्तान में। नुमाइशी मैच के दोनों टीमों की कोचिंग करने वाले मोहम्मद गुलफाम का कहना था नुमाइशी मैच तसलसल से मुनक्किद होने के साथ सूबे में खवातीन के लिए अलग क्रिकेट अकेडमी का क़याम अमल में लाया जाए। किसी भी से गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान में मैचेस मुनक्किद कराए जाएँ और इनके लिए कि स्पेशल अकेडमी बनाई जाए, क्योंकि अगर अकेडमी नहीं होगी तो ये हमारे प्लेयर कैसे आगे आएंगे। नुमाइशी मैच के इख्तिताम में फौजी बैंड का शानदार मुजाहरा भी दिखाया गया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, क्वेटा। जनाब, आपने रिपोर्ट देखी। बलूचिस्तान विमेन सुपर लीग में बलूचिस्तान 11 ने क्वेटा 11 को 11 रन से शिकस्त दी। जन्नत काशिफ ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उम्मीद करते हैं कि इस इवेंट से जो है मजीद नाहिदा बीबी जैसी प्लेयर जो है उस खित्ते से निकल कर सामने आएंगे और इस किसी भी एक्टिविटीज़ जो है मुस्तकबिल में मजीद जारी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर कल आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।